हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल टेक्निकल टर्म्स ऑफ स्टडी। दोस्तों, पिछले के सभी वीडियो में हम लोगों ने मार्फोलॉजी और एनिमल किंगडम और उसके बाद जो ट्रिक विक वाले जो वीडियो थे वो तो आप लोगों ने देख लिए। और आज की ये वीडियो बिल्कुल नहीं होने वाली है और बिल्कुल नए चैप्टर के साथ हम आए हैं और 11th की NCERT पढ़ेंगे। और उसमें आज हम शुरू करेंगे सेल वाली यूनिट, जिसमें से अराउंड हर साल 10 से 12 क्वेश्चन लगभग पूछ लिए जाते हैं। तो चलो सबसे पहले अपनी 11th की NCERT बायोलॉजी की ये लेके बैठ जाओ और शुरू करो चैप्टर नंबर 8, जिसका नाम है सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। तो चलो बिना समय को गवाए जल्दी से जल्दी इस चैप्टर को हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आप आ जाइए, पेज नंबर जो है आप लोगों का 125 होगा। 125 से पहले आप 124 पे आ जाइए, जिसमें इसमें एक राइटर है जिनका नाम है GN रामचंद्रन। तो इनके बारे में जो इंपॉर्टेंट चीज़ें उसको आप अंडरलाइन कर लीजिएगा। जैसे इसमें लिखा गया है कि GN रामचंद्रन एन आउटस्टैंडिंग फिगर इन द फील्ड ऑफ प्रोटीन स्ट्रक्चर। तो GN रामचंद्रन का अगर पूछ दिए, अगर मान के चलिए क्वेश्चन अगर आता है कि प्रोटीन स्ट्रक्चर में आउटस्टैंडिंग जो योगदान है, जो कंट्रीब्यूशन जिसको बोलते हैं, किसने दिया है, तो आप कहोगे GN रामचंद्रन। उसके बाद ये फाउंडर ऑफ द मद्रास स्कूल ऑफ कन्फर्मेशनल एनालिसिस ऑफ बायोपॉलीमर के ये फाउंडर भी रह चुके हैं। और इन्होंने डिस्कवरी किया था कोलेजन, हेलिकल स्ट्रक्चर ऑफ कोलेजन का इन्होंने डिस्कवरी किया था, जो 1954 में ये पब्लिश हुई थी। और इन्होंने रामचंद्रन प्लॉट भी इन्हीं से रिलेटिव है। और उसके बाद प्रोफेसर ऑफ मैथमेटिक्स के ये प्रोफेसर थे। और उसके बाद अल्फ़ा हेलिक्स एंड बीटा सीट स्ट्रक्चर, उसके बाद डीपली इन्फ्लुएंस्ड बाय, और ये जो डीपली इन्फ्लुएंस्ड है ये कैम्ब्रिज रामचंद्रन मिट लिनस पॉलिंग से ये डीपली इन्फ्लुएंस थे। इन्फ्लुएंस का मतलब होता है प्रभावित होना। और फिर अब सॉल्विंग द स्ट्रक्चर ऑफ कोलेजन का स्ट्रक्चर भी इन्होंने सॉल्व किया था। और इनकी जो डेथ है जो 78 साल की आयु में 7 अप्रैल 2001 को हुई थी। तो ऐसे कुछ ऐसे पॉइंट हैं जो आप धीरे धीरे इसको अंडरलाइन कर लीजिएगा। तो चलिए सबसे पहले चैप्टर स्टार्ट करते हैं, सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। तो चैप्टर नंबर 8 है। तो लिखा गया है कि व्हेन यू लुक अराउंड यू सी बोथ लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग। जब तुम अपने चारों तरफ चीज़ों को देखते हो तो तुम्हें लिविंग थिंग्स भी दिखेंगी और नॉन लिविंग थिंग्स भी दिखेगी। यू मस्ट हैव वंडर्ड एंड आस्क्ड योर सेल्फ। तुम जब इन चीज़ों को देखते हो तो तुम आश्चर्यचकित हो जाते हो और खुद से पूछ बैठते हो कि व्हाट इज़ दैट मेक एन ऑर्गेनिज्म लिविंग। ऐसी क्या चीज़ है जो किसी ऑर्गेनिज्म को लिविंग बनाती है। और व्हाट इज़ दैट एन इनएनिमेट थिंग डज नॉट हैव विच है लिविंग थिंग हैज़। ऐसी कौन सी चीज़ है जो नॉन लिविंग के पास नहीं होती है। द आंसर टू दिस द प्रेजेंस ऑफ बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ द सेल इन एन ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो तुम्हें क्वेश्चन मिलता है, तो तुम्हें उस क्वेश्चन का जवाब ये मिलता है कि जो सेल है वो एक बेसिक यूनिट है जो सभी ऑर्गेनिज्म को लिविंग करती है, और अगर ना हो तो वो नॉन लिविंग कर देती है। तो सबसे पहले फिर अगले पैराग्राफ में लिखा है कि ऑल ऑर्गेनिज्म आर कंपोज्ड ऑफ सेल। जो सभी ऑर्गेनिज्म जो है वो सेल से बने हैं। सम आर कंपोज्ड ऑफ अ सिंगल सेल एंड called unicellular organism, while other like us composed of many cell are called multicellular organism। तो दोस्तों इस पैराग्राफ में इतना लिखा गया है कि जो सभी ऑर्गेनिज्म है वो सेल से बने हैं। जो एक सेल से बने हैं तो उनको यूनिसेलुलर कहा जाता है, और जो बहुत तरीके के सेल से बने जैसे कि हम लोग, उनको मल्टीसेलुलर कहा जाता है। तो अब अगला पैराग्राफ है 8.1, जिसमें लिखा है कि व्हाट इज अ सेल। तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म आर कैपेबल ऑफ इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस। जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं वो इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस करने में पूरे तरीके से वो सुरक्षित, वो अपने आप को इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस करने में वो पूरे तरीके से कैपेबल होते हैं। और उसको परफॉर्मिंग द इसेंशियल फंक्शन ऑफ लाइफ। और उसके बाद अपने जीवन की जो ज़रूरी चीज़ें होती हैं वो इसी एक सेल से कर लेते हैं। लेकिन उसके बाद फिर क्या लिखा कि एनीथिंग लेस देन अ कंप्लीट स्ट्रक्चर ऑफ सेल डज नॉट इंश्योर इंडिपेंडेंट लिविंग। मतलब कहा गया कि अगर एक सेल से कम अगर चीज़ है तो वो लिविंग नहीं मानी जाएगी। अगर जिंदा रहने के लिए एक सेल होना बहुत ज़रूरी है। लिखा गया कि हेंस सेल इज़ द फंडामेंटल स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। तो कहा गया कि सेल जो है वो फंडामेंटल स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है जीवन का। उसके बाद आता है कि एंटोन वॉन लीवेनहॉक जो है फर्स्ट सॉ एंड डिस्क्राइब अ लाइव सेल। जो एंटोन वॉन लीवेनहॉक थे उन्होंने ही पहली लिविंग सेल की खोज की थी।
रॉबर्ट ब्राउन जो थे लेटर डिस्कवर द न्यूक्लियस, रॉबर्ट ब्राउन ने बाद में न्यूक्लियस की खोज की थी। द इन्वेंशन ऑफ द माइक्रोस्कोप, इट्स इंप्रूवमेंट लीडिंग टू द इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप रिवील्ड ऑल द स्ट्रक्चरल डिटेल ऑफ द सेल। उसके बाद क्या कहा गया है कि जब माइक्रोस्कोप की खोज हो गई, डिस्कवरी हो गई, तब सेल के अंदरूनी स्ट्रक्चर के बारे में धीरे धीरे हमें डिटेल जो थी वो हमें धीरे धीरे मिलना शुरू हो गए। तो सबसे पहले इसमें जरूरी चीज़ क्या थी कि यूनिसेल ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस करते हैं। उसके बाद परफॉर्मिंग इसेंशियल फंक्शन ऑफ लाइफ, और अगर एक सेल से कम अगर किसी में है तो वो अपने वो लिविंग नहीं माना जाएगा। फिर उसके बाद लिखा गया है कि सेल एक द फंडामेंटल फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ होता है। और उसके बाद है कि एंटोन वॉन लीeuwenhoek जो थे उन्होंने क्या किया था कि पहला लिविंग सेल की खोज की थी, और रॉबर्ट ब्राउन ने सेल के अंदर न्यूक्लियस की खोज की थी। उसके बाद जब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की खोज हुई तो धीरे धीरे उसके डिटेल हम लोगों को पता चलते चले गए। तो सबसे पहले आप आ जाओ सेल थ्योरी में। उसके बाद इन 1838 मतलब 1838 में मैथियस स्लीडेन नाम के एक साइंटिस्ट थे जो जर्मन बॉटनिस्ट है। बॉटनिस्ट का मतलब होता है कि वनस्पति वैज्ञानिक, पेड़ पौधों वाले वैज्ञानिक। तो 1838 में मैथियस स्लेडेन नाम के वैज्ञानिक थे जो जर्मन बॉटनिस्ट थे। एग्जामिन अ लार्ज नंबर ऑफ प्लांट, उन्होंने लार्ज नंबर ऑफ प्लांट देखे एंड ऑब्जर्व दैट ऑल प्लांट्स आर कंपोज ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ सेल विच फॉर्म द टिश्यू ऑफ द प्लांट। उन्होंने कहा था कि जो उन्होंने क्या किया था, जो स्लेडेन थे उन्होंने क्या काम किया था कि लार्ज नंबर ऑफ प्लांट को एब्जॉर्व किया, और उन्होंने पाया कि जो प्लांट्स हैं वो डिफरेंट टाइप के सेल से बने हैं जो बाद में टिश्यू बनाते हैं। एट अबाउट द सेम टाइम, उसके बाद बताया गया कि ठीक इसी समय थियोडर स्वान, मतलब इसी समय एक और साइंटिस्ट हुए थियोडर स्वान नाम के 1839 में। ये ब्रिटिश जूलॉजिस्ट थे। जूलॉजिस्ट का मतलब होता है जंतु वैज्ञानिक। ये ब्रिटिश जूलॉजिस्ट थे। इन्होंने स्टडी डिफरेंट टाइप ऑफ एनिमल सेल। इन्होंने जो हमारे पिछले वाले जो स्लेडेन थे उन्होंने डिफरेंट टाइप के प्लांट सेल पे खोज की थी, इन्होंने डिफरेंट टाइप के एनिमल सेल पे खोज की। एंड रिपोर्टेड दैट सेल हैड अ थिन आउटर लेयर विच इज टुडे नोन एज प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो इन्होंने क्या पाया कि सेल के पास एक थिन पतली बाहरी लेयर है जिसको हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं। ही आल्सो कंक्लूडेड बेस्ड ऑन हिज स्टडी ऑन प्लांट टिश्यू, इन्होंने बाद में अपने स्टडी को प्लांट टिश्यू पे भी स्टडी किया, दैट द प्रेजेंस ऑफ सेल वॉल इज अ यूनिक कैरेक्टर ऑफ द प्लांट सेल। तो इन्होंने पाया कि जो प्लांट के पास एक सेल वॉल नाम का एक यूनिक कैरेक्टर है जो उनको एनिमल सेल से अलग बनाता है। ऑन द बेसिस ऑफ दिस Swan proposed the hypothesis that the bodies of animal and plants are composed of cell and product of cell। उसके बाद इसी के बेसिस पे जो स्वान थे उन्होंने क्या काम किया कि सेल हाइपोथेसिस दी, और उन्होंने कहा कि जो सभी एनिमल एंड प्लांट्स हैं वो बने हैं सेल से और सेल के प्रोडक्ट से। तो इन्होंने किया। उसके बाद स्लीडेन एंड स्वान टुगेदर फॉर्मुलेटेड द सेल थ्योरी। दिस थ्योरी हाउएवर डिड नॉट एक्सप्लेन एज टू हाउ न्यू सेल वेयर फॉर्म्ड। उसके बाद स्लेडेन और स्वान ने मिलकर क्या काम किया कि सेल थ्योरी दिया। को देखिए दोस्तों, अगर क्वेश्चन पूछेगा कि सेल हाइपोथेसिस किसने दी थी तो आप कहोगे स्वान। उसके बाद पूछेगा कि सेल थ्योरी किसने दी थी। हाइपोथेसिस का मतलब होता है बिना किसी प्रूफ के बस सीधे बोल देना, उसको हाइपोथेसिस कहा जाता है। तो ये किसने दिया था, स्वान ने दिया था। और सेल थ्योरी किसने दी थी, तो स्लेडेन और स्वान दोनों ने मिलकर सेल थ्योरी दी थी। उसके बाद लिखा है कि डिड नॉट एक्सप्लेन एज टू हाउ न्यू सेल आर फॉर्म्ड। लेकिन इन्होंने सेल थ्योरी तो दे दी, लेकिन उसके बाद फिर परेशानी ये आई कि ये बात एक्सप्लेन करने में ये पूरे तरीके से विफल हो गए कि जो पुराने सेल हैं वो कहाँ से आते हैं। पुराने सेल तो आते ही हैं, बाकी जो नए सेल हैं लिखा गया कि डिड नॉट एक्सप्लेन टू हाउ न्यू सेल वेर फॉर्म्ड। ये नए सेल कहाँ से आते हैं ये बात एक्सप्लेन करने में ये पूरे तरीके से विफल हो गए। उसके बाद इसको करने के लिए एक और साइंटिस्ट है जिनका नाम था रुडोल्फ विर्चो। 1855 फर्स्ट एक्सप्लेन दैट सेल डिवाइडेड एंड न्यू सेल आर फॉर्म फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। इन्होंने कहा था, इन्होंने एक वर्ड दिया था ओमनी सेलुलर ई सेलुलर। उन्होंने कहा था जो नई सेल है वो अपने पुरानी सेल प्री एग्जिस्टिंग सेल से ही डिवाइड करके बनती है। He modified the hypothesis of Sladen and Swan to give the cell theory a finer shape. Cell theory are understood today is all living organisms are composed of cell and product of cells. All cells are arise from pre-existing cells। तो दोस्तों इस वाले में इस पूरे पैराग्राफ में ये बताया गया है कि सबसे पहले आपसे इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन पूछा जाएगा कि सेल हाइपोथेसिस किसने दी थी, तो आप कहोगे स्वान ने दी थी। फिर पूछा जाएगा सेल थ्योरी किसने दी थी, तो कहोगे स्लेडेन और स्वान दोनों ने दी थी। उसके बाद आपसे पूछेगा कि मॉडिफाइड सेल थ्योरी किसने दी थी, तो आप कहोगे रुडोल्फ विर्चो ने दी थी। रुडोल्फ विर्चो के मॉडिफाइड सेल थ्योरी में दो चीज़ें आप यह ध्यान से रखिएगा कि ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म आर कंपोज्ड ऑफ सेल एंड सेल प्रोडक्ट। जो ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो सेल से और सेल प्रोडक्ट से बने। और दूसरा है ऑल सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। जो सभी सेल हैं वो अपने पुराने सेल से ही बनती हैं। तो इसमें 3 अपडेट याद रखिएगा। सबसे पहले 1838 का जिसमें आपको आया था
मैथियस स्लेडेन, फिर उसके बाद 1839 में थियोडर स्वान आया था। उसके बाद वो क्या था, जर्मन बॉटनिस्ट थे, और ये क्या है, ब्रिटिश जूलॉजिस्ट है। ये चीज़ें आप लोग अच्छे से याद करिएगा। फिर अपने आता है एन ओवरव्यू ऑफ सेल। यू हैव अर्लियर ऑब्जर्व्ड सेल इन एन ऑनियन पिल एंड और ह्यूमन चिक सेल अंडर द माइक्रोस्कोप। इसमें कहा गया है कि आप एक प्याज के छिलके को लीजिए और ह्यूमन चिक के ऐसे नाखून मारिए अपने गालों पे, उसके सेल को आप माइक्रोस्कोप से देखिए। तो लेट अस रिकलेक्ट देयर स्ट्रक्चर, तो आप उसके स्ट्रक्चर को धीरे धीरे कलेक्ट करिए। द अनियन सेल विच इज अ टिपिकल प्लांट सेल, जो अनियन सेल है वो एक प्लांट सेल है, ठीक है। हैज ए डिस्टिंक्ट सेल वॉल एज इट आउटर बाउंड्री। तो अनियन सेल में जब आप देखोगे तो वो तो प्लांट है, तो उसके बाहरी बाउंड्री पे आप देखोगे तो उसमें आपको सेल वॉल मिलेगा, ठीक है। एंड जस्ट विद इन इट इज़ द सेल मेम्ब्रेन, और जब उसके अंदर जाओगे तो आपको सेल मेम्ब्रेन मिलेगा। द सेल्स ऑफ द ह्यूमन चिक हैव एन आउटर मेम्ब्रेन एज डिलिमिटिंग स्ट्रक्चर ऑफ द सेल। इनसाइड ईच सेल इज ए डेंस मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर कॉल्ड न्यूक्लियस। लेकिन आप क्या करोगे, जब ह्यूमन सेल को देखोगे, ह्यूमन चिक सेल को जब देखोगे तो उसमें आपको सीधे सेल मेम्ब्रेन दिखेगा, और जब उसके अंदर जाओगे तो आपको न्यूक्लियस मिलेगा, ठीक है। तो लिखा गया है ना कि आउटर मेम्ब्रेन है द डिलिमिटिंग स्ट्रक्चर होता है, इनसाइड ईच सेल इज डेंस मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर होते हैं जिसको न्यूक्लियस कहा जाता है। दिस न्यूक्लियस कंटेन द क्रोमोसोम विच इज कंटेन द जेनेटिक मटेरियल डीएनए। तो इसी न्यूक्लियस के अंदर हमारा जेनेटिक मटेरियल होता है जिसको हम डीएनए कहते हैं, ठीक है। सेल दैट हैव मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियाई आर कॉल्ड यूकैरियोटिक, वेयर सेल दैट लैक अ मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियाई आर प्रोकैरियोटिक। तो इसमें ये कहा गया है, इस लाइन में ये कहा गया है, सीधा सीधा मतलब ये है कि न्यूक्लियस के अगर चारों तरफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है पूरे अच्छे से तो वो यूकैरियोटिक का फीचर है, और अगर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है न्यूक्लियस के चारों तरफ अच्छे से तो वो प्रोकैरियोटिक का फीचर है। तो लिखा गया है कि वेयर एज सेल दैट लैक मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियाई आर प्रोकैरियोटिक, ठीक है। इन बोथ प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल अ सेमी फ्लूइड मैट्रिक्स कॉल्ड साइटोप्लाज्म ऑक्यूपाइज द वॉल्यूम ऑफ सेल। तो आप जब दोनों, अब इसमें ये कहा गया कि जब आप दोनों सेल को देखोगे, या प्रोकैरियोटिक देखो या यूकैरियोटिक देखो, तो आपको उसमें सेमी फ्लूइड मैट्रिक्स मिलेगा जिसको हम साइटोप्लाज्म कहते हैं, जो सेल के वॉल्यूम को ऑक्यूपाई करता है। ऑक्यूपाई का मतलब होता है घेरे हुए हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, साइटोप्लाज्म। तो इस साइटोप्लाज्म आप ध्यान रखिएगा, दोनों में मिलेगा, या तो प्रोकैरियोटिक देख लो या तो यूकैरियोटिक देख लो। उसके बाद लिखा है द साइटोप्लाज्म इज द मेन एरिना ऑफ सेलुलर एक्टिविटी इन बोथ द प्लांट्स एंड एनिमल सेल। तो कहा गया है कि सबसे इंपॉर्टेंट लाइन यहाँ की है, चाहे तो आप इसको अंडरलाइन कर लीजिएगा, कि लिखा गया कि द साइटोप्लाज्म जो होता है वो मेन एरिना होता है सेलुलर एक्टिविटी का, प्लांट में भी और एनिमल में भी। वेरियस केमिकल रिएक्शन अकर इन इट टू कीप द सेल इन लिविंग स्टेट। यही केमिकल रिएक्शन होती हैं जो किसी भी ऑर्गेनिज्म को लिविंग स्टेट में रखती हैं। बिसाइड द न्यूक्लियस, अब न्यूक्लियस के अंदर, अब न्यूक्लियस को अगर छोड़ दें तो यूकैरियोटिक सेल हैव अदर मेम्ब्रेन बाउंड डिस्टिंक्ट स्ट्रक्चर कॉल्ड ऑर्गेनल्स like the endoplasmic reticulum, Golgi complex, lysosome, mitochondria, microbodies and vacuole. The prokaryotic cell lacks such membrane bound organelle. तो कहा गया है कि अगर हम न्यूक्लियस को छोड़ दें तो यूकैरियोटिक सेल में और भी बहुत चीज़ें मिलेंगी जिसको हम ऑर्गेनल्स कहते हैं, जैसे कि क्या हो गया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया, ER होता है, फिर गोल्जी कॉम्प्लेक्स हो गया, लाइसोसोम हो गया, माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, माइक्रोबॉडीज़ हो गया, वैक्यूल हो गया। तो ये सब क्या होगा, यूकैरियोटिक में मिलेंगे, लेकिन प्रोकैरियोटिक में ये सब चीज़ें नहीं पाई जाएंगी। तो यही कहा गया है कि द प्रोकैरियोटिक सेल लैक सच मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स, ठीक है। फिर आता है कि राइबोसोम अ नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल फाउंड इन ऑल सेल बोथ और यूकैरियोट एज वेल एज प्रोकैरियोट। तो कहा गया कि जो राइबोसोम है एक नॉन बाउंड ऑर्गेनल है जो कि दोनों में पाया जाएगा, यूकैरियोटिक में भी और आपके प्रोकैरियोटिक में भी पाया जाएगा। विद इन द सेल राइबोसोम आर फाउंड नॉट ओनली इन द साइटोप्लाज्म बट आल्सो विद इन two organelles, chloroplast in plants and mitochondria on rough endoplasmic reticulum। ई रफ ER का मतलब होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। लिखा गया कि विद इन द सेल, सेल के अंदर राइबोसोम आर नॉट फाउंड इन द साइटोप्लाज्म। तो अगर आप, कहा गया है कि सेल के अंदर जब आप जाओगे तो जो आपका राइबोसोम है सिर्फ साइटोप्लाज्म में ही नहीं बल्कि दो और ऑर्गेनल्स में, जैसे कि प्लांट के साइटोप्लाज्म में, और साइटोप्लाज्म मतलब क्लोरोप्लास्ट, प्लांट के क्लोरोप्लास्ट में, और दूसरा बात एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के माइटोकॉन्ड्रिया के रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में भी आपको राइबोसोम देखने को मिलेगा। उसके बाद आता है कि एनिमल सेल कंटेन अनदर नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स कॉल्ड सेंट्रोसोम विच हेल्प्स इन सेल डिवीजन। तो एनिमल सेल के अंदर क्या होता है कि एक
अलग एक और नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल होता है जिसको हम सेंट्रोसोम कहते हैं, जो कि सेल डिवीजन में मदद करता है। तो सेल डिफर ग्रेटली इन साइज, शेप एंड एक्टिविटीज़। तो अब इसमें इस पैराग्राफ में ये कहा गया कि जो सेल होगा वो अपने शेप में, साइज में और एक्टिविटी में अलग अलग तरीके से होते हैं। तो फॉर एग्जांपल माइकोप्लाज्मा जो सेल होता है वो स्मॉलेस्ट सेल होता है जो कि 0.3 माइक्रोमीटर इन लेंथ का होता है। फिर बैक्टीरिया जो होता है 3 से 5 माइक्रोमीटर का होता है। ये कुछ डाटा है, आप लोग अच्छे से याद करिएगा। तो माइक्रोप्लाज्मा 0.3 माइक्रोमीटर, बैक्टीरिया 3 to 5 माइक्रोमीटर। उसके बाद लार्जेस्ट आइसोलेटेड सिंगल सेल इज द एग ऑफ ऑस्ट्रिच। तो ऑस्ट्रिच एग का जो सेल होता है वो लार्जेस्ट आइसोलेटेड सिंगल सेल माना जाता है। अमॉन्ग मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म, अगर मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म की बातें करें तो ह्यूमन रेड सेल आर अबाउट 7 माइक्रोमीटर। ह्यूमन रेड ब्लड सेल RBC 7 माइक्रोमीटर इन डायामीटर। नर्व सेल आर सम ऑफ लॉन्गेस्ट सेल होगा। आल्सो वेरी ग्रेटली इन शेप, द मे बी डिस्क लाइक हो, और सेल आपको डिस्क लाइक भी मिलेंगे, पॉलीगोनल भी, कॉलमनर भी, क्यूबॉइड भी, थ्रीड लाइक और इवन इरेगुलर भी मिलेंगे। द शेप ऑफ सेल में वेरी विद द फंक्शन देयर परफॉर्म। जो सेल होगा वो अपने फंक्शन के हिसाब से वेरी करेगा। तो अब 3 चीज़ें इसमें से अच्छे से याद कर लीजिएगा। माइक्रोप्लाज्मा का जो होगा 0.3 माइक्रोमीटर, और उसके बाद बैक्टीरिया का 3 से 5 माइक्रोमीटर, और लार्जेस्ट सिंगल से तो ऑस्ट्रिच, एग ऑफ ऑस्ट्रिच हो जाएगा। उसको मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में ह्यूमन रेड ब्लड सेल जो होता है वो 7 माइक्रोमीटर का डायमीटर का होता है। अब हम बात करते हैं अभी तरीके से ओवरव्यू ऑफ सेल हो गया। अब चलिए एक एक चीज़ें बात करते हैं। अब हम बात करेंगे प्रोकैरियोटिक सेल के बारे में, उसके बाद यूकैरियोटिक सेल के बारे में। तो चलिए प्रोकैरियोटिक सेल शुरू करते हैं। लिखा गया कि द प्रोकैरियोटिक सेल्स आर रिप्रेजेंटेड बाय बैक्टीरिया। तो जो प्रोकैरियोटिक सेल हैं उसको बैक्टीरिया रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। ब्लू ग्रेन एल्गी, माइकोप्लाज्मा एंड पीपीएलओ जैसे प्लूरोन्यूमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म, दे आर जनरली स्मॉलर एंड मल्टीप्लाई मोर रैपिडली देन द यूकैरियोटिक सेल्स। कहा गया कि द प्रोकैरियोटिक जो सेल्स हैं वो बैक्टीरिया रिप्रेजेंट करते हैं, जिसमें ब्लू ग्रेन एल्गी आते हैं, माइकोप्लाज्मा आते हैं, पीपीएलओ आते हैं, और ये जनरली स्मॉल होते हैं और बहुत तेज़ी से मल्टीप्लाई करते हैं, मतलब बहुत तेज़ी से डिवाइड करते हैं यूकैरियोटिक सेल्स के मुकाबले। तो दे मे वेरी ग्रेटली इन शेप एंड साइज, ये अपने साइज के हिसाब से बहुत डिफर करते हैं। जैसे कि ये 4 तरीके के होते हैं बैक्टीरिया हमारे साइज के हिसाब से। सबसे पहला होता है बैसिलस जो रॉड लाइक होते हैं, उसके बाद कोकस स्फेरिकल होते हैं, विब्रियो कॉमा शेप एंड स्पाइरल शेप के होते हैं। ये आप बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन जब आपने चैप्टर नंबर 2 पढ़ा होगा तो इसमें भी आपको उसमें भी 4 जो बैक्टीरिया के 4 शेप हैं वो बताए गए हैं, तो ये आप ध्यान से रखिएगा। तो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द प्रोकैरियोटिक सेल इज फंडामेंटली सिमिलर इवन दो प्रोकैरियोटिक इज विद अ वाइड वैरायटी ऑफ शेप एंड फंक्शन। ऑल प्रोकैरियोटिक हैव सेल वॉल सराउंडिंग द सेल मेम्ब्रेन एक्सेप्ट इन माइकोप्लाज्मा। तो कहा गया है कि सभी प्रोकैरियोटिक में सेल वॉल होती है एक्सेप्ट माइकोप्लाज्मा को छोड़ दे तो सभी प्रोकैरियोटिक में आपको सेल वॉल देखने को मिले थे, जैसे प्लांट में देखने को मिले थे। द फ्लूइड मैट्रिक्स फिलिंग द सेल इज साइटोप्लाज्म। तो फ्लूइड मैट्रिक्स जो होगा पर वो साइटोप्लाज्म से फिल होगा। देयर इज अ नो वेल डिफाइंड न्यूक्लियस। वेल डिफाइंड न्यूक्लियस का मतलब दोस्तों न्यूक्लियस के चारों तरफ आपको मेम्ब्रेन देखने को नहीं मिलेगी। तो जेनेटिक मटेरियल बेसिकली जेनेटिक मटेरियल आपको ऐसे ही खुले मिलेंगे। नॉट इवॉल्व बाय न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से घिरे हुए नहीं मिलेंगे। इन एडिशन द जीनोमिक डीएनए, द सिंगल क्रोमोसोम, सर्कुलर डीएनए, इनके पास एक जीनोमिक डीएनए होता है जो सिंगल क्रोमोसोम एंड सर्कुलर डीएनए होता है। मेनी बैक्टीरिया हैव स्मॉल सर्कुलर डीएनए आउटसाइड द जीनोमिक डीएनए, द स्मॉलर डीएनए आर कॉल्ड प्लाज्मिड। कहा गया कि इनके पास एक जीनोमिक डीएनए होता है, सिंगल क्रोमोसोम और सर्कुलर होता है, ठीक है। मेनी बैक्टीरिया हैव स्मॉल, बहुत बैक्टीरिया के पास एक स्मॉल सर्कुलर डीएनए होता है जीनोमिक डीएनए के बाहर, जिसको हम प्लाज्मिड कहते हैं, ये आप ध्यान रखिएगा। तो द प्लाज्मिड डीएनए कन्फर सर्टेन यूनिक फिनोटिपिक कैरेक्टर टू सच बैक्टीरिया, वन सच बैक्टीरिया रेजिस्टेंस टू एंटीबायोटिक। ये जो प्लाज्मिड डीएनए होता है वो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस होता है। आप जब बायोटेक्नोलॉजी पढ़ोगे तो उसमें आपको प्लाज्मिड के बारे में अच्छे से पता चल जाएगा कि प्लाज्मिड क्या होता है और प्लाज्मिड किस यूज में आते हैं। इसका ज़्यादातर यूज हम बायोटेक्नोलॉजी में करते हैं। तो इन हायर क्लास यू विल लर्न दैट द प्लाज्मिड बोला ही है। तो इन हाई डीएनए इज यूज टू मॉनिटर बैक्टीरियल ट्रांसफॉर्मेशन विद इन फॉरेन डीएनए। ये क्या होता है कि फॉरेन डीएनए को ट्रांसफ़र करने के लिए मदद लिए जाते हैं। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज फाउंड इन यूकैरियोट्स। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो होता है वो यूकैरियोट पे मिलते हैं। नो ऑर्गेनल, इसमें ऑर्गेनल आपको देखने को नहीं मिलेगी। लाइक वन इन यूकैरियोट फाउंड इन प्रोकैरियोटिक सेल एक्सेप्ट फॉर राइबोसोम।
तो इसमें आपको ऑर्गेनल देखने को नहीं मिलेंगे जो ऑर्गेनल आपको उसमें देखने को मिलते थे यूकैरियोटिक में, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया, गोल्गी कॉम्प्लेक्स हो गया, लाइसोसोम हो गया, वैक्यूल हो गया, ये सब आपको प्रोकैरियोटिक में देखने को नहीं मिलेंगे एक्सेप्ट राइबोसोम को अगर छोड़ दे तो राइबोसोम इसमें मिलेंगे। प्रोकैरियोटिक्स हैव समथिंग यूनिक इन फॉर्म ऑफ इंक्लूजन अ स्पेशलाइज्ड डिफरेंशिएटर फ्रॉम अ सेल मेम्ब्रेन कॉल्ड मेसोसोम इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ प्रोकैरियोट। इनके पास मेसोसोमा का जो कैरेक्टरिस्टिक्स है प्रोकैरियोट का, दे आर इसेंशियली इनफोल्डिंग ऑफ सेल मेम्ब्रेन, ये सेल मेम्ब्रेन के इनफोल्डिंग में मदद करते हैं। ठीक है, तो हम लोगों ने प्रोकैरियोटिक के बारे में पढ़ लिया, ये अच्छे से आप लोग ध्यान रखिएगा। अब हम आते हैं सेल इन्वेलप एंड इट्स मल्टीप्लिकेशन। इन्वेलप का मतलब होता है आपका कवरिंग को एक तरीके से कह सकते हैं, इन्वेलप का 3 लेयर को एक तरीके से बोल सकते हैं, और उसके मॉडिफिकेशन, उसके क्या क्या मॉडिफिकेशन है, तो इस पैराग्राफ में आपको यही देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले आते हैं मोस्ट प्रोकैरियोटिक सेल। ज़्यादातर प्रोकैरियोटिक सेल पार्टिकुलरली द बैक्टीरियल सेल, अगर बैक्टीरियल सेल को देखें तो हैव अ केमिकली कॉम्प्लेक्स सेल इन्वेलप, इनके पास केमिकली कॉम्प्लेक्स सेल इन्वेलप मिलता है। द सेल इन्वेलप कंसिस्ट ऑफ अ टाइटली बाउंड 3 लेयर स्ट्रक्चर, इनके पास टाइटली बाउंड 3 लेयर के स्ट्रक्चर पाए जाते हैं। द आउटर मोस्ट ग्लाइकोकैलिक्स फॉलो बाय द सेल वॉल एंड देन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। सबसे बाहर आपको ग्लाइकोकैलिक्स, फिर सेल वॉल और फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन, तीनों मिला के बनते हैं सेल इन्वेलप। तो ग्लाइकोकैलिक्स, सेल वॉल एंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ऑल्दो ईच लेयर ऑफ द इन्वेलप परफॉर्म डिस्टिंक्ट फंक्शन, बताया गया कि जो हर एक लेयर है वो अलग अलग फंक्शन के लिए परफॉर्म करता है। दे एक्ट टुगेदर एज अ सिंगल प्रोटेक्टिव यूनिट, ये एक साथ मिलकर एक सिंगल प्रोटेक्टिव यूनिट की तरह काम करते हैं। बैक्टीरिया कैन बी क्लासीफाई इंटू 2 ग्रुप ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंसेस इन द सेल इन्वेलप एंड मैनर इन विच रिस्पॉन्ड टू द स्टेनिंग प्रोसीजर। जो बैक्टीरिया हमारे होते हैं वो 2 भागों में बांट दिए गए हैं उनकी स्टेनिंग करने पर। एक ग्राम विज नाम के साइंटिस्ट थे, उन्होंने बैक्टीरिया की स्टेनिंग की थी। जिस स्टेनिंग में जो बैक्टीरिया कलर दे देता था उसको उन्होंने क्या कहा था, ग्राम पॉजिटिव कहा, और जो कलर नहीं दे पाया उनको उन्होंने ग्राम निगेटिव कहा। तो यही कहा गया डिफरेंस इन द सेल इन्वेलप, उस अपने सेल इन्वेलप के हिसाब से बैक्टीरिया को 2 कैटेगरी में बांट दिया गया है। दोज दैट टेक अप द ग्राम स्टेन आर ग्राम पॉजिटिव एंड अदर दैट डू नॉट कॉल्ड ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया। तो ग्लाइकोकैलिक्स डिफर इन कंपोजिशन एंड थिकनेस अमंग डिफरेंट बैक्टीरिया। जो ग्लाइकोकैलिक्स है कंपोजिशन अपने मोटाई थिकनेस का मतलब होता है मोटाई के हिसाब से डिफरेंट तरीके होते हैं। इट कुड बी अ लूज शीथ कॉल्ड द स्लाइम लेयर, इनके पास एक लूज शीथ लेयर होती है जिसको स्लाइम लेयर कहते हैं। इन सम विल इन अदर इट मे बी थिक एंड टफ, अगर कुछ में अगर ये मोटा और टफ मिलेगा तो इसको कहा जाता है कैप्सूल। अगर ग्लाइकोकैलिक्स अगर लूज अगर है इसको कहा जाएगा स्लाइम लेयर, और अगर ये मोटी और कठोर अगर हो गई तो इसको हम कहेंगे कैप्सूल। द सेल वॉल डिटरमाइन द शेप ऑफ सेल एंड प्रोवाइड्स अ स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चरल सपोर्ट टू प्रिवेंट द बैक्टीरियम फ्रॉम बर्स्टिंग और कोलैप्सिंग। जो सेल वॉल है, अब इसमें क्या किया है कि इस वाले जो पैराग्राफ है इसमें आपको क्या उसने बताया, इसमें आप लोग उसने मॉडिफिकेशन बताने शुरू किए हैं। तो ग्लाइकोकैलिक्स का उसने बता दिया ना कि अगर ग्लाइकोकैलिक्स अगर बहुत स्मूथ है, अगर चिपचिपा टाइप का है, अगर पतला है तो इसको आप बोलोगे स्लाइम लेयर, और अगर मोटा हो गया और कठोर हो गया तो आप उसको बोलोगे कैप्सूल। अब बात करेगा सेल वॉल के बारे में। तो सेल वॉल डिटरमाइन द शेप ऑफ सेल, सेल वॉल जो होता है वो सेल के शेप को डिटरमाइन करता है। प्रोवाइड स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चरल सपोर्ट प्रोवाइड करेगा, और प्रिवेंट द बैक्टीरिया बस्टिंग और कोलैप्सिंग, बैक्टीरिया को फटने से और मरने से, या फिर उसको बस्टिंग का मतलब होता है वही मरने से या किसी चीज़ से दबने से बचाएगा। द प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज सिलेक्टिवली परमिएबल इन नेचर। अब बात करेगा प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होता है वो सिलेक्टिवली परमिएबल होता है नेचर के हिसाब से। इंटरेक्ट विद द आउटसाइड वर्ल्ड, द मेम्ब्रेन इज सिमिलर स्ट्रक्चरल टू दैट द यूकैरियोट। अ स्पेशल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर इज द मेसोसोम विच इज फॉर्म बाय द एक्सटेंशन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन इनटू द सेल। मेसोसोम जो होगा वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन में पाया जाएगा, जो एक अलग तरीके का एक्सटेंशन, दिस एक्सटेंशन आर फॉर्म ऑफ वेसाइकल, यही एक्सटेंशन जो उन्हें वेसाइकल, ट्यूब्यूल और लैमिला बनाएंगे। द हेल्प इन द सेल वॉल फॉर्मेशन, यही जो चीज़ें हैं यही सेल वॉल फॉर्मेशन में मदद करती हैं जो मेसोसोम से निकलती हैं। डीएनए रेप्लिकेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन टू डॉटर सेल, यही जो होते हैं वो डीएनए रेप्लिकेशन भी करवाती हैं और डिस्ट्रीब्यूशन भी करती हैं डॉटर सेल में। दे आर हेल्प इन रेस्पायरेशन, यही रेस्पायरेशन में भी हेल्प करते हैं। किसके बारे में बता रहे हैं दोस्तों, मेसोसोम के बारे में बताया जा रहा है। सिक्रीशन प्रोसेस में भी, और इंक्रीज द सरफेस एरिया ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड एंजाइमेटिक कंटेंट। इन सम प्रोकैरियोटिक लाइक साइनोबैक्टीरिया देयर आर अदर मेम्ब्रेन एक्सटेंशन इनटू द साइटोप्लाज्म कॉल्ड क्रोमैटोफोर व्हिच इज कंटेन पिगमेंट। अगर अलग और अगर इन कुछ
कुछ प्रोकैरियोटिक में क्या होता है, साइनोबैक्टीरिया, कुछ प्रोकैरियोटिक जैसे साइनोबैक्टीरिया में क्या होता है कि अलग अदर मेम्ब्रेन एक्सटेंशन निकलते हैं, जिसको हम क्रोमेटोफोर कहते हैं, जिसको पिगमेंट को भी कंटेन, पिगमेंट का होता है कलर को भी कंटेन करते हैं। बैक्टीरियल सेल में भी मोटाइल और नॉन मोटाइल, जो बैक्टीरियल सेल है वो मोटाइल भी हो सकते हैं और नॉन में मोटाइल। इफ मोटाइल दे हैव थिन फिलामेंटल एक्सटेंशन फ्रॉम देयर सेल वॉल एंड कॉल्ड फ्लैजेला। अगर वो मोटाइल है तो उनके पास एक थिन फिलामेंटस एक्सटेंशन पाए जाएंगे, जिनको हम फ्लैजेला कहते हैं। बैक्टीरिया शो अ रेंज इन नंबर एंड अरेंजमेंट ऑफ फ्लैजेला। बैक्टीरिया फ्लैजेला इज कंपोज्ड ऑफ 3 पार्ट्स। बैक्टीरिया फ्लैजेला के पास 3 पार्ट होंगे। सबसे पहला फिलामेंट, हुक और बेसल बॉडी। फिलामेंट, हुक और बेसल बॉडी ये फ्लैजेला में पाए जाएंगे, 3 पार्ट। द फिलामेंट इज द लॉन्गेस्ट पोर्शन होता है, फिलामेंट लॉन्गेस्ट पोर्शन होगा। उसके बाद एक्सटेंड फ्रॉम द सेल सरफेस टू द आउटसाइड, यही बाहर की तरफ निकला होता है। बिसाइड फ्लैजेला, Pili and fimbri are also surface structure of the bacteria but do not play a role in motility। अगर आप फ्लैजेला को छोड़ दें तो बैक्टीरिया के पास 2 और स्ट्रक्चर मिलती है, एक पिलाई और एक फिम्बरी, जिनका मोटिलिटी में यानी चलने में कोई रोल नहीं होता है। पिलाई आर इलोंगेटेड ट्यूबुलर स्ट्रक्चर मेड अप ऑफ स्पेशल प्रोटीन, पाइलिन प्रोटीन की बनी होती है। स्पेशल प्रोटीन कौन सी है, पाइलिन प्रोटीन है, और ये इलोंगेटेड ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होता है। और फिम्बरी जो होता है स्मॉल ब्रिस्टल लाइक स्ट्रक्चर फाइबर स्प्रोटिंग आउट द सेल। इन सम बैक्टीरिया दे आर नोन टू हेल्प अटैच द बैक्टीरिया टू रॉक इन स्ट्रीम एंड आल्सो द होस्ट टिश्यू। यही जो होते हैं, जो फिम्बरी होती है, यही होस्ट टिश्यू से चिपकने में इनकी मदद करती है। फ्लैजेला क्या करती है, चलने में मदद करती है, और पिलाई और फिम्बरी क्या करती है, अटैचमेंट में मदद करती है। इनका मोटिलिटी में कोई रोल नहीं होता है। और पिलाई जो है स्पेशल प्रोटीन, पाइलिन प्रोटीन की बनी होती है। और उसके बाद फ्लैजेला में आपको 3 स्ट्रक्चर मिलेंगे, फिलामेंट, हुक और बेसल बॉडी। अब उसके बाद हम आते हैं प्रोकैरियोटिक सेल के आखिरी टॉपिक में, जिसका नाम है राइबोसोम एंड इंक्लूजन बॉडी। इन प्रोकैरियोट्स राइबोसोम आर एसोसिएटेड विद द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। जो प्रोकैरियोट में क्या होता है कि राइबोसोम जो होता है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन से एसोसिएट रहता है। दे आर अबाउट 15 नैनोमीटर बाय 20 नैनोमीटर इन साइज एंड आर मेड अप ऑफ 2 सब यूनिट। ये क्या होता है, 2 सब यूनिट से बनी है, एक 50s एंड 30s यूनिट विच वेन प्रेजेंट टुगेदर फ्रॉम 70s प्रोकैरियोटिक राइबोसोम। जब 50s और 30s दोनों मिले तो ये 70s बने, ना कि 80s बनेंगे। 10s कहाँ चला गया, वो चिपकने में एनर्जी भी तो लॉस होगी ना, उसी एनर्जी लॉस में 10 यूनिट खत्म हो जाते हैं। तो 50s और 30s को मिला के आप 80s नहीं कहोगे, 70s कहोगे। राइबोसोम आर द साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस। जो राइबोसोम होता है वो प्रोटीन सिंथेसिस का साइट होता है, यहीं से प्रोटीन भी बनती है। सेवरल राइबोसोम में अटैच टू अ सिंगल mRNA एंड फॉर्म अ चेन कॉल्ड पॉलीसोम और पॉलीराइबोसोम या पॉलीसोम कहता है कि कुछ राइबोसोम क्या होते हैं, वो जब सिंगल mRNA पे अटैच रहते हैं तो एक चेन बना देते हैं, जिसको पॉलीराइबोसोम या पॉलीसोम कहा जाता है। देयर राइबोसोम आर पॉलीसोम ट्रांसलेट द mRNA इनटू प्रोटीन। यही पॉलीसोम जो होते हैं वो जो हमारे mRNA को प्रोटीन में ट्रांसलेट करते हैं। ठीक है, अब छोटा सा टॉपिक दिखा गया इंक्लूजन के बॉडी के बारे में। रिजर्व मटेरियल इन प्रोकैरियोटिक सेल आर स्टोर्ड इन द साइटोप्लाज्म इन द फॉर्म ऑफ इंक्लूजन बॉडी। कहा गया कि रिजर्व मटेरियल जो होता है वो प्रोकैरियोटिक सेल का, वो साइटोप्लाज्म में इंक्लूजन बॉडीज़ के रूप में स्टोर रहता है। रिजर्व मटेरियल मतलब कुछ चीज़ ऐसी है जो कि अभी यूज की नहीं है लेकिन बाद में उनको यूज में आएंगी, तो इंक्लूजन बॉडी के रूप में हमारे उनके साइटोप्लाज्म में वो स्टोर रहता है, उसी को इंक्लूजन बॉडी का। दीज आर नॉट बाउंड बाय एनी मेम्ब्रेन, किसी बाउंड मेम्ब्रेन से वो घिरे हुए नहीं होते हैं। द सिस्टम एंड लाइफ फ्री इन द साइटोप्लाज्म, ये फ्री रहते हैं साइटोप्लाज्म में, ऐसे ही पड़े रहते हैं पूरे तरीके से। फॉस्फोट ग्रैन्यूल, साइनोफेसियन ग्रैन्यूल एंड ग्लाइकोजन ग्रैन्यूल, गैस वैक्यूल आर फाउंड इन ब्लू ग्रीन एंड पर्पल एंड ग्रीन फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया। इसमें कहा गया है कि इसका एग्जाम्पल दिया है कि फॉस्फोट ग्रैन्यूल, साइनोफेसियन ग्रैन्यूल एंड ग्लाइकोजन ग्रैन्यूल गैस वैक्यूल आर फाउंड इन। जो इंक्लूजन बॉडी के टाइप बताए गए हैं दोस्तों इसमें एग्जांपल में, कि सबसे पहला बताया गया फॉस्फेट ग्रैन्यूल हो गया, एक साइनोफेसियन ग्रैन्यूल हो गया, एक ग्लाइकोजन ग्रैन्यूल हो गया। उसके बाद कहा गया कि गैस वैक्यूल आर फाउंड इन ब्लू ग्रीन एंड पर्पल एंड ग्रीन फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया। आपको गैस वैक्यूल किसमें देखने को मिलेंगे, ब्लू ग्रीन में, पर्पल में और ग्रीन फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया में देखने को मिलेंगे। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही हम करेंगे। तो इस वीडियो में हम लोगों ने प्रोकैरियोटिक के बारे में बात की, और कल की वीडियो में हम पढ़ेंगे यूकैरियोटिक में, और कल इस चैप्टर को हम पूरे तरीके से ख़त्म करेंगे। तो दोस्तों आज की वीडियो के लिए बस इतना ही।
तो इतना आप लोग रिवीजन करते रहिए। मिलते हैं कल की वीडियो में। थैंक यू सो मच दोस्तों। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, शेयर करिए और लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए दोस्तों, ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करिए। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं कल के वीडियो में। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।